everyone, welcome back to our project Lakshya and welcome to our political science class. So in today's political science session, I am Praveen Chaube going to start second last chapter of your contemporary world politics, which is very important to understand about environment and natural resources. In CBSE exam, they will ask you 10 marks question from this last two chapter of contemporary world politics. तो इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन भी है, जो कि ग्लोबलाइजेशन आई विल टेक सेपरेटली बिकॉज दिस टू चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. ओके, अभी के समय में जो सबसे ज्यादा इश्यूज वर्ल्ड लेवल पे हो रही है, वेयर इंडिया इज आल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेट in two areas. One is about environmental concern, about the global warming, climate change, biodiversity loss हो रहा, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशंस, ये सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल में प्रॉब्लम है, एंड इंडिया इज एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ऑल दिस एरियाज. जो लास्ट चैप्टर है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, आज की वर्ल्ड इकोनॉमी इंक्लूडिंग इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स व्हाई आई विल टेक लास्ट टॉपिक ग्लोबलाइजेशन इन सेपरेट क्लास. In today's session, I will entirely focus on this chapter, environment and natural resources. Okay, इस टॉपिक को हम लोग करेंगे आज. And as you know, before going to start a discussion on different types of question from this chapter, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माइंड मैप करते हैं. ठीक है, because in a very short period of time you must have entire information of this chapter. ठीक है, पूरे चैप्टर का इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का टाइम है. विल नॉट हैव, इतना टाइम नहीं होगा कि यू विल गोइंग टू स्टार्ट अ लाइन 1 ऑफ योर चैप्टर 1 और पढ़ते रहें उसको. रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है, यू मस्ट गो थ्रू अ माइंड मैप वेयर यू विल सी एंटायर इंपॉर्टेंट पॉइंट इन वन स्लाइड. ओके, तो वही इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस का हम लोगों ने एक यहाँ पर माइंड मैप रखा है, और माइंड मैप से हम लोग समझेंगे कि इस चैप्टर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हमें फोकस करना है. Now this mind map is very important. Why this is important? Because this will help you to solve MCQs questions. MCQs questions काफी सारे solve हो जाते हैं because of factual information plus conceptual clarity दोनों clear हो जाता है इस mind map से. दूसरा, you know sequence, एक पूरे के पूरे chapter आपके सामने रख दिया गया है. You will see here which points you are missing more. ओके, कहां पर सबसे ज्यादा गलतियां होती है, कौन सा पॉइंट आप नहीं समझ पाते हैं, उस जगह पे फोकस करना है. साथ ही में जैसे कि इन सीबीएसई एग्जाम दे विल आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम 2 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, 6 मार्क्स क्वेश्चन होंगे. तो ये 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स में हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि हाउ वी शुड राइट आंसर इन अ पॉइंट वाइज. पॉइंट वाइज में आंसर कैसे लिखें. पॉइंट वाइज में आंसर लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है यू नो द सीक्वेंस, कि क्या क्या बातें आपको लिखनी है. और इस माइंड मैप में वो सारे की पॉइंट्स और की वर्ड्स दिए गए हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन किया गया है. ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज में. व्हाई इन्वायरमेंटल कंसर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड वी से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ग्लोबल पॉलिटिक्स. आज के समय इंडियन वर्ल्ड ग्लोबल पॉलिटिक्स में इन्वायरमेंटल इश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम लोग पढ़ेंगे पहला पॉइंट यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ऑल्दो इन्वायरमेंटल कंसर्न हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री, अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंटल consequences of economic growth and acquired an increasingly political character from the 1960 onwards. 1960 के बाद से इन्वायरमेंटल कंसर्न ज्यादा से ज्यादा स्टार्ट हुआ वर्ल्ड लेवल पे. कंट्रीज दे, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट
मीन्स कॉलोनियलिज्म की बात छोड़कर दे स्टार्टेड टॉक अबाउट इन्वायरमेंटल इश्यूज की किस तरह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि 1960s के बाद का समय जो था 1970 और 80 का समय आया, वेयर वी टॉक अबाउट अ रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेस। पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेस के ऊपर बात होना शुरू हुआ कि पॉपुलेशन इस तरह से इंक्रीज करेगा। ओके, एक माल्थुसियन थ्योरी है, पॉपुलेशन से अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस में इंक्रीज कर रहा तो रिसोर्सेज हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेस में इंक्रीज कर रहा है, मतलब मिसमैच हो रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी फास्टर रेट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात स्टार्ट हो गई थी 1960s के बाद से। इट मीन्स हाउ वी कैन कंजर्व आवर इन्वायरमेंट, आवर नेचुरल रिसोर्सेज, so that in coming generation, future generation should also enjoy the same thing, okay, as we are enjoying today. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही थी, पॉपुलेशन रिसोर्सेज की बात हो रही थी, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना था, इंपॉर्टेंट स्पीसीज। याद है हमारे कंट्री में 1973 is the year when a project tiger start in our country, means हमारा इंडिया भी 1960-70 का समय था जब हम उस समय हमारे कंट्री में गरीबी हटाओ जैसे गवर्नमेंट के एजेंडा होते थे, उस समय हम इस पे भी फोकस करते थे कि हाउ वी शुड प्रोटेक्ट आवर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इन्वायरमेंट एक हमेशा से वर्ल्ड लेवल पर एक इंपॉर्टेंट इश्यूज रहा है, चाहे वो इंडिया की बात करें चाहे वो यूएस की बात करें, एवरी कंट्री कंसर्न अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब आगे बढ़ते हैं क्या कि इंटरनेशनल एजेंसी इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम बिगेन होल्डिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस and promoting detailed studies to get a more coordinated and effective response on environmental problems. उस समय जो environmental agency very important, ऐसा हो सकता है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सीबीएसई में, एक्सपैंड यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि डिफरेंट मीटिंग्स अरेंज हुए, डिफरेंट मीटिंग्स स्टार्ट हुए जहां पर डिफरेंट ग्लोबल जो इश्यूज थे इन्वायरमेंट से रिलेटेड उसको डिस्कस किया जाए। ओके, नाउ उसके बाद बात हुआ कि प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। ठीक है, ग्लोबल कॉमन्स, ग्लोबल कॉमन्स मतलब हो गया कि कॉमन्स वैसे रिसोर्सेस और प्रॉपर्टी को कॉमन रिसोर्सेस कहते हैं जहां पर एक आदमी उसका ऑनर नहीं है, वेयर ऑनरशिप इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कम्युनिटीज, everyone will be able to access the resources without any discrimination, without any limitation। सबको हक है उस जगह को यूज करने का, उस रिसोर्सेस को यूज करने का। वैसे रिसोर्सेस को हम लोग कहते हैं ग्लोबल कॉमन्स, और इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स भी बुक में दिए गए हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर है। ओके, एटमॉस्फेयर क्या है, ग्लोबल कॉमन्स है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं आउटर स्पेस। ओके, आउटर स्पेस क्या है, ग्लोबल कॉमन है। अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है जो कि एक ग्लोबल कॉमन्स में आता है। इट मींस दैट एवरी कंट्री should use judicially atmosphere, outer space, अंटार्कटिका, ओशन फ्लोर। ठीक है, ये सारे क्या है, ग्लोबल कॉमन से। इसका मतलब है कि कम्युनिटीज व्हेन यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज, उसको इस बात को ध्यान रखना है कि वो पॉल्यूशन ना हो, वो किसी तरह से अफेक्टेड ना हो, so that coming generation should also enjoy the same thing. So commons are those resources which are not owned by anyone but shared by community. They are located outside the sovereign jurisdictions. Very important keyword. If they will ask you a question, what do you understand by the term global commons? Mention 3 examples. Suppose 2 marks a question or 4 marks में question में पूछ दिया गया, so you should write a definition. Not अपने मन से definition नहीं लिखना है, definition you should write that given in your NCERT, and some of the keyword must be present in your answer, like sovereign jurisdiction, जो ऐसे global commons, ऐसे goods जो कि sovereignty के अंदर नहीं आते। What is the meaning of sovereignty? मतलब कि उसमें किसी एक कंट्री का अपना हक होता है, अपना राइट्स होता है उसको यूज करने का, उसके बिना परमिशन का हम उस कंट्री के रिसोर्स को यूज नहीं कर सकते। तो ग्लोबल कॉमन्स ऐसे रिसोर्स होते हैं कि किसी भी पार्टिकुलर कंट्री के मतलब सोवरेनिटी में नहीं आता है। every country should have right to access it, any one of the state, and therefore require common governance by the international community. international community से उसके governance by international community. For example,
हम बात करते हैं एक इंटरनेशनल वाटर्स जो होता है बेसिकली किसी भी कंट्री का बाउंड्री से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स चला जाता है, उसको इंटरनेशनल वाटर कहते हैं। और इसके लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी बनाया गया है, जो कि यही जुरिडिक्शन करता है कि किस कंट्री में कोई भी इश्यूज होगा इंटरनेशनल वाटर में, तो दिस एजेंसी इज टेकिंग केयर। अब बात करते हैं कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे पहली बात हो गई कि रियो अर्थ समिट हुआ, ठीक है, 1992 में एक सबसे बड़ा एक इवेंट हुआ, सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन एक मीटिंग हुआ जहां पर वर्ल्ड लीडर्स पार्टिसिपेट किए। और वहां पर अर्थ समिट, उसको हम लोग अर्थ समिट कहते हैं, ठीक है। अर्थ समिट कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अर्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे उन सारी चीजों को डिस्कस किया गया। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज, ओके, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हुआ, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात होना शुरू हुआ, डेजर्टिफिकेशन हुआ, लैंड जो प्रोडक्टिव लैंड थे वो अनप्रोडक्टिव होने लगे बिकॉज ऑफ फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, उसके बारे में बात हुआ। ये सारे जो मुद्दा एक मीटिंग में डिस्कस हुआ उसको हम लोग कहते हैं अर्थ समिट। और इस पूरे कॉन्फ्रेंस को कहा गया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, UNFCCC, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में, COT के पेपर में या कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ सकता है। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और ये कब हुआ? 1992 में हुआ। कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ, जिसको अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इट प्रोवाइड दैट पार्टीज शुड बी एक्ट टू प्रोटेक्ट द क्लाइमेट सिस्टम on the basis of equity and accordance with their common but differential responsibility and respective capabilities। बहुत ही इंपॉर्टेंट है CBDR समझना, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CBDR का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कॉमन जो बोला गया है, कॉमन वर्ड है, ये कॉमन एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मींस एटमॉस्फेयर इज अ कॉमन रिसोर्स फॉर एवरीवन, ओके। लेकिन इस एटमॉस्फेयर जो कि पॉल्यूटेड हुआ है आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से, जो भी ग्रीन हाउस गैस जो इमिटेड हुए हैं बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इसमें सबसे ज्यादा जो रेस्पॉन्सिबल हैं वो है डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले स्टार्ट किए और उन्होंने सबसे ज्यादा पॉल्यूशन किया है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात अगर कहा जाए तो एटमॉस्फेयर कॉमन है, लेकिन इसको जो प्रोटेक्शन करना है, इसको जो प्रिजर्व करना है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, चाइना, अदर कंट्रीज आ गए, ये सारे डेवलपिंग कंट्री है। ये लोग कंट्रीज आज इनके यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कदम रखे हैं, तो ये उतने रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं जितना कि एक डेवलप्ड कंट्री रेस्पॉन्सिबल होता है एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अर्थ समिट में ये बात को, इस इशू को और इस प्रिंसिपल को अपनाया गया, जिसको कहते हैं कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा डिबेट हुआ डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में, कि डेवलपिंग कंट्री का कहना ये था कि डेवलप्ड कंट्री अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। सबसे पहले उन्होंने पॉल्यूट किया है पूरा एटमॉस्फेयर को, ग्रीन हाउस गैस उनकी वजह से बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, ग्लोबल वार्मिंग उनकी वजह से हो रहे हैं, तो वो सबसे पहले प्रोटेक्शन करें, बाद में हमारा ये आएगा। हम लोग अभी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे समस्याओं से जूझ रहे हैं। हाउ वी विल एबल टू take such a huge step where required a lot of financial expenditure। तो उनका कहना ये था कि डेवलप्ड कंट्री उनको फाइनेंशियली हेल्प करे, तब जाके डेवलपिंग कंट्री कहीं ना कहीं उस चीज पे कुछ सोचेंगे और उस पर कोई कदम उठाएंगे, ठीक है। तो ये काफी सारे डिबेट होने के बाद एक और वर्ड इसमें जोड़ा गया, रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। कहने का मतलब ये है कि जिस कंट्री के पास जो भी कैपेबिलिटीज है, जितना उसके पास कैपेबिलिटीज है, उतना वो स्टेप ले ताकि उनका वो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में कोई ना कोई स्टेप ले सके, ठीक है। तो कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब गया कि एटमॉस्फेयर इज कॉमन टू एवरीवन बट डिफरेंशियल मींस प्रोटेक्ट कॉमन, this common resources should not be given equally to developed and developing country। इसके बारे में ये बात हो गई, ठीक है।
दूसरा हम बात करते हैं रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स होता क्या है, एग्जाम में हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ देगा रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स क्या होता है। So resource geopolitics is all about who get what, when, where and how. जैसे कि आप देख सकते हैं इंटायर गल्फ कंट्री क्या है, इट इज ऑयल रिसोर्सेज है, ठीक है, ऑयल रिसोर्सेज। और इन ऑयल रिसोर्सेज को प्रोटेक्शन करने का, इस प्रोटेक्शन का मेनी कंट्री वांट टू कैप्चर और डोमिनेट इन सच अ गल्फ कंट्रीज। So the critical importance ensuring uninterrupted supply of study resource, particularly oil during the Second World War. So oil क्या है, एक रिसोर्स है और इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है। सो ऑयल इज द इमेंस वेल्थ एसोसिएटेड विद द ऑयल जनरेट पॉलिटिकल स्ट्रगल टू कंट्रोल इट। क्रूड ऑयल को हम लोग लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है, लिक्विड गोल्ड नाम भी कहा गया कि मतलब कि आज के टाइम में ये काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। सेकेंड है वाटर। वाटर इज अनदर क्रूशियल रिसोर्स दैट इज रेलेवेंट फॉर ग्लोबल स्टेट objection to pollution, excessive irrigation, or by construction of dams to an on-stream state. Now, environmental movement, one or many. The environmental movement are among the most vibrant, diverse, and powerful social movement across the global today. Okay, entire globe में आज के टाइम में environmental movement काफी ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे कंट्री में नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये सारे क्या एनवायरमेंटल मूवमेंट है जिससे कि हम प्रोटेक्शन करना चाहते हैं अपने एनवायरमेंट को। सो कैटेगराइज फॉरेस्ट मूवमेंट आ जाता है, एनवायरमेंट मूवमेंट में आ जाता है। मूवमेंट अगेंस्ट द माइनिंग एंड मिनरल इंडस्ट्रीज, इट इज आल्सो वन टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट। एंटी डैम प्रो रिवर मूवमेंट, ओके, नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे जो मूवमेंट है दैट आल्सो कॉल्ड अ एनवायरमेंटल मूवमेंट। नाउ व्हाट आर द इंडिया स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में आपसे इससे। So Indian government is already participating in global effort through a number of programs. Like India's auto fuel policy mandate cleaner fuel for vehicles, like you know in Delhi regions and other cities where you know the CNG का use हो रहा है। Okay, ये basically कैसे pollution को control किया जाए। Energy Conservation Act passed 2001 इम्प्रूव द एनर्जी एफिशिएंसी। आज के टाइम में हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदते हैं तो उसमें देखते हैं कितना स्टार रेटिंग है, ठीक है, 3 स्टार 4 स्टार, जिससे कि ये पता चलता है कि वो कितना एनर्जी कंजर्वेशन करेगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 इनकरेज द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ओके, लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इस तरह का रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना है। सो दिस आर द सम स्टेप्स टेकन बाय द इंडिया अगेंस्ट एनवायरमेंटल इशू। ये पूरे चैप्टर का एक माइंड मैप था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस from this chapter. The first question here is, which of the following is the main reason for loss of biodiversity? Biodiversity loss हो रहा है, इसके लिए सबसे बड़ा और important reason क्या है? तो इसमें क्या आंसर हो सकता है आपका? आंसर यहाँ पर हो सकता है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, नो। ड्यू टू इंट्रोडक्शन न्यू टेक्नोलॉजी, नो। ड्यू टू लॉस ऑफ हैबिटेट, यस। लॉस ऑफ हैबिटेट मीन्स हैबिटेट मतलब क्या हो गया कि जहां पर स्पीसीज सर्वाइव करते रहते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड, एक्सपेंशन ऑफ अर्बनाइजेशन, दो उनके जो हैबिटेट हैं वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहे हैं। ड्यू टू इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर, नो। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर चॉइस सी हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक्स लिमिट्स टू ग्रोथ? लिमिट क्लब ऑफ रोम ने एक बुक पब्लिश किया, लिमिट्स टू ग्रोथ। इसमें बताया गया अबाउट द रिलेशंस बिटवीन रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन रिसोर्सेज के बारे में बताया गया। लिमिट्स टू ग्रोथ में यही बताया गया कि पॉपुलेशन जिस रेट से इंक्रीज कर रहा है, अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो दिस इज द हाउ अ पॉपुलेशन इज इंक्रीजेस, ओके। नाउ दिस इज द, you can say resources, this is the graph that indicate resources and the population is increasing like this, okay, this is the graph of population. It means that population increasing at faster rate as compared to resources. तो इस बुक में यही बताया गया, depletion of earth resources against the backdrop of rapidly growing world population, इसी के बारे में इस बुक में बताया गया है। So correct answer will be a option A. Option A is the correct answer. Next question, again हम लोगों ने बात किया, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? क्योटो प्रोटोकॉल 1987, इंडियाज एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, नो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, नो। सो इट इज करेक्ट आंसर इज डी, रियो डिक्लेरेशन एट द अर्थ समिट 1992, अभी हम लोगों ने बात किया। सो करेक्ट आंसर विल बी अ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर,
Indigenous population is defined as a comprising the descendant of peoples who inhabited the present territory of the country at a time when persons of a different culture or ethnic origin arrived there from other part of the world and overcame them. This definition is given by whom, which or international organization? This definition is actually a definition of indigenous people. Who are called indigenous people? उनको क्या definition है? कैसे कहेंगे कि this population, this part of population indigenous population? तो इसका definition किसने दिया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने. नो. WHO नहीं, IMF नहीं. सो करेक्ट आंसर क्या होगा? यूनाइटेड नेशन. डी इज द करेक्ट आंसर. तो डेफिनेशन गिवन किसने किया? यूनाइटेड नेशन ने. नाउ वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल वाज फॉर्म्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? 1972, 73, 74, 75. सो करेक्ट आंसर इज डी, 1975. वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल, जो इंडिजिनस पॉपुलेशन की समस्याएं और उनके इश्यूज को देखते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in 1997 in United Nations Framework Convention on Climate Change, an international agreement was formulated setting target industrialized country to cut their greenhouse gas emission. Now this agreement came to be known as which of the following? Montreal Protocol, Environmental Protocol, Rio Summit और Kyoto Protocol. तो इस आउटकम और इस एग्रीमेंट को हम लोग कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में साइन हुआ एंड केम इनटू इफेक्ट इन 2005. वहां पर जहां पर ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कट करना है, इसके ऊपर बात किया गया. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज डी, क्योटो प्रोटोकॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द एग्जांपल ऑफ रेस कॉमन्स और ग्लोबल कॉमन्स के एग्जांपल क्या क्या हैं? अभी हम लोग ने बात किया कि अंटार्कटिका इज अ ग्लोबल कॉमन, ओशन फ्लोर इज अ ग्लोबल कॉमन, आउटर स्पेस इज अ ग्लोबल कॉमन, अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ ग्लोबल कॉमन, फॉरेस्ट इज नॉट अ ग्लोबल कॉमन बिकॉज हमारा कंट्री का जो फॉरेस्ट है वो हमारा रिसोर्स है. ठीक है, हमारी कंट्री का फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कोई हमारे बिना पूछे बिना नहीं ले सकता. द फॉरेस्ट क्या है? इट्स कम अंडर सोवरेन जुरिडिक्शन. सो डी इज नॉट कम अंडर द ग्लोबल कॉमन. सो ए बी सी ई ऑप्शन ए में दिख रहा है. सो ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन इन एग्जाम. ओके, नो नीड टू टेक सो मच टाइम. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अंटार्कटिक कॉन्टिनेंटल रीजन? अंटार्कटिक कॉन्टिनेंटल रीजन से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट हैज लिमिटेड टेरिटोरियल लाइफ एंड हाईली प्रोडक्टिव मैरीन इकोसिस्टम. This is 100% true because Antarctica is completely a frozen और इसको permafrost कहते हैं, क्रायोस्फीयर भी कह सकते हैं इसको, जहां पर टेरेस्ट्रियल लाइफ इज वेरी लेस. टेरेस्ट्रियल लाइफ में क्या होगा? ग्रासेस, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी बहुत ही कम मिलेंगे आपको. ठीक है, लेकिन मरीन इकोसिस्टम यहाँ पर हाईली प्रोडक्टिव होता है. दिस स्टेटमेंट ए इज करेक्ट. The region extend over 1000 million square kilometer. This is not, data is not correct. The region subject to special regional rule of environmental protection. Yes. Some part of the degraded by waste as a result of oil spill. Yes. It is disturbing the climate equilibrium. No. Antarctica is basically help in climate equilibrium. Okay, पूरे वर्ल्ड का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने में अंटार्कटिका प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो इट्स नॉट अ डिस्टर्बिंग, इट इनहांसिंग द क्लाइमेटिक इक्विलिब्रियम. सो ई स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर बी और ई जो है वो दोनों गलत है और ए सी डी इज द करेक्ट आंसर. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर. ओके, दिस इज हाउ अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर. Now, steady decline in the total amount of ozone in the earth at stratosphere commonly referred to as. अब क्या होता है कि अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर, हमारा क्या है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड है. ठीक है, एक है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है. तो स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन गैस मिलता है और ओजोन गैस क्या डिप्लीशन हो रहे हैं. ठीक है, उसका जो बेसिकली यू कैन से अमाउंट ऑफ ओजोन इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन. हालांकि इतना सारे डिटेल आपकी बुक में दिया नहीं है, लेकिन अगर अमाउंट ऑफ ओजोन इन द अर्थ डिक्रीजिंग सी इट इज कॉल्ड ओजोन होल. एज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इज गिवन इन योर बुक. सो सी इज द करेक्ट आंसर. ओजोन होल इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है. विच द फॉलोइंग डिपिक्टेड द गिवन इमेज अबव? वर्ल्ड वॉर 2, ग्लोबल वार्मिंग, न्यूक्लियर अटैक और डिजास्टर. सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, ग्लोबल वार्मिंग. कैसे ही ग्लोबल वार्मिंग को ये इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट रेस्पॉन्सिबल ग्लोबल वार्मिंग? ऑल 4 ऑप्शन इज अ ग्रीन हाउस गैस एंड वी नो दी वाटर वेपर इज नॉट अ ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है. बाकी कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है. वाटर वेपर इज आल्सो ग्रीन हाउस गैस बट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द
global warming. Okay, so correct answer D हो जाएगा. Next question here is Agenda 21 referred to which of the following? It referred to convention dealing with the climate change, convention dealing with biodiversity, recommended the list of development practice, all the above. So this is the Agenda 21 means 21st century में क्या क्या हमें steps लेने हैं. That is given answer D is the correct answer. Now, which of the following treaty was signed for the cooperation of the global common? Antarctic Treaty, Montreal Protocol, Antarctic Environmental Protocol. Okay, so Arctic Treaty ऐसा कोई treaty नहीं है. So 1, 2, and 4 is the correct answer. 1, 2, and 4 option B is the correct answer. Okay, 1, 2, 4 is the correct answer. Next question here is, now we'll talk about the 2 marks question. यहाँ पर 2 marks के question को discuss करेंगे. ओके, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस क्या क्या हैं? मेंशन एनी 2 आउटकम ऑफ रियो समिट. अर्थ समिट के 2 आउटकम्स को बताने हैं. तो अर्थ समिट क्या हुआ था? अर्थ समिट मतलब हो गया रियो समिट को हम लोग अर्थ समिट कहते हैं, ठीक है. अर्थ समिट में हुआ था. इसमें बेसिकली डिस्कस क्या क्या हुआ था? कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पांसिबिलिटी की बात की गई थी. ओके, तो वो वाली बात आप लिख सकते हैं. वेयर ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ कंट्रीज जो थे उनमें डिवीजन हुआ था. ओके, दे टेकन देयर रिस्पांसिबिलिटी. तो आउटकम ऑफ रियो समिट का आप लिख सकते हैं आंसर इन 2 पॉइंट्स. द नॉर्दर्न स्टेट वर कंसर्न विद ओजोन डिप्लेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग. द सदर्न स्टेट वर एंशियस टू एड्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. क्योंकि जो नॉर्दर्न कंट्री थी वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा था. डेवलप्ड कंट्री जो है, ओके, दे वर मोर कंसर्न विद ओजोन डिप्लेशन बिकॉज दिस कंट्रीज आर वेरी क्लोज टू पोलर पार्ट. पोलर कंट्रीज से बहुत क्लोज थे, नॉर्थ पोल से. Okay, and developing country like southern country, they basically concerned about what should be the relation about the environmental degradation and about the economic development. So what should be the strategy or planning for both economic development and environment management? क्या planning होना चाहिए? Now the Rio Summit produced convention dealing with climate change, biodiversity, forestry, recommended list of development practice called Agenda 21. So these are the 2 important outcomes of Rio Summit. You can write and score 2 marks from this question. So what are the global commons? List any 2 example. हम लोगों ने बात किया global commons मतलब वैसे products हो गए, वैसे resources हो गए जहां पर हर country का अपना एक हक होता है. So global common are those resources which are not owned by anyone but rather shared by community. There are some areas or regions of the world which are located outside the sovereign jurisdiction of any one state and therefore require common governance by the international community. So these are known as res communis humanitatis or global commons. ठीक है, इसको हम लोग ये भी कहते हैं res communis humanitatis और global commons भी कहते हैं. और इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. You can write any, जैसे एग्जाम में पूछा है कि any 2 examples, क्वेश्चन में है any 2 examples. So you can write any 2 example like earth atmosphere is one example. Antarctica is another example, ocean floor and outer space. But you should remember all the 4. Maybe they can ask you a question in 4 marks. 4 marks में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो उसमें भी ध्यान देना है. Outer space, Earth's atmosphere, Antarctica, ocean floor and outer space. Okay. Now another question, who are indigenous people? What institution do they follow? Okay, question पूछा गया है past year में. और इंडिजिनस पॉपुलेशन कौन होते हैं? बेसिकली यू हैव टू डिफाइन द सेम डेफिनेशन दैट इज गिवन इन योर बुक और दैट इज डिफाइंड बाय द यूनाइटेड नेशन. सो यूनाइटेड नेशन डिफाइंड इंडिजिनस पॉपुलेशन एज कंप्राइजिंग द डिसेंडेंट ऑफ पीपल who inhabited the present territory of the country at a time when persons of a different culture or ethnic origin arrived there from other part of the world and overcame them. So this is the definition of United Nations given by indigenous people. So World Council of Indigenous Population People that was formed in 1975. Okay, this council began subsequently the first 11 indigenous NGO to receive consultative status at the United Nations. So कौन सा institution देखता है entire the issue of indigenous people का? So it is called World Council of Indigenous Peoples, was formed in 1975. Okay, so this is a very important question. They will ask you in exam again. So 4 marks के question discuss कर लेते हैं. Explain any 4 steps taken by government of India to curb the emission of greenhouse gases. Greenhouse gas को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या 4 steps लिए थे और लिए हैं? You can write 4 steps. तो first, सबसे पहले तो आपको ये बात जानना होगा कि इंडिया signed and ratified the 1997 Kyoto Protocol in August 2002. अगस्त 2002 में ही हमने क्योटो प्रोटोकॉल को रेटिफाइड कर लिया था.
साइन किया था और उसको केम इनटू इफेक्ट कर दिया था। इसका मतलब है कि हम लोगों ने स्टेप्स लेना शुरू कर दिया था किस तरह से हम ग्रीन हाउस गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन हो रहा है बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स उसको कम किया जाए। तो 2002 से ही हम लोगों ने स्टेप्स लेना शुरू कर दिया अबाउट दी हाउ टू डिक्रीज दी emission of greenhouse gases. So Indian government is already participating in global effort through number of programs. Okay, like India's national auto fuel policy, cleaner fuels for vehicles. Okay, vehicle से जो NOx, okay, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड जो रिलीज होते हैं, okay, कार्बन मोनोऑक्साइड दैट रिलीज्ड, उस सबको खत्म करने के लिए नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी लाया गया जिसमें चेंजिंग किया अबाउट द इंजन्स के। अभी हम लोग भारत स्टेज नॉर्म्स को भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। भारत स्टेज नॉर्म्स का अलग ही कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हाउ वी कैन फोकस ऑन इम्प्रूविंग द basically engines of a vehicle so that it is not allowed to release a large amount of greenhouse gas and pollutants in the environment. So national auto fuel policy आया जिससे कि हम लोग काफी सारे कंट्रोल करने में हुए। The Energy Conservation Act passed in 2001 outlined the initiative to improve the energy efficiency. Similarly, Electricity Act 2000 encouraged the use of renewable energy. अब renewable energy से क्या होगा? It is a more clean energy. हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, वो एनर्जी का रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा एंड वी विल एबल टू यूज मोर सोलर एनर्जी एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक इंक्लूडिंग विंड एनर्जी। ये सारे टाइप की एनर्जी को यूज करेंगे तो हमें क्या होगा? वी विल एबल टू गेट अ क्लीन फ्यूल्स एंड दैट आल्सो हेल्प अस टू डिक्रीज द emission of carbon dioxide and other gases. Government also keen to launch a national mission for on biodiesel. Okay, biodiesel now fuel that will be made by some of the plant residues. Okay, so that it considered as a very clean fuels. Okay, about 11 million hectare of land to produce biodiesel in 2011-12. So 11 million hectares of land that is for the cultivation of that crops. ओके जिसको हम एक उसका जो क्रॉप रेसिड्यूज को यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग ऑफ बायोफ्यूल्स एंड दिस बायोडीजल्स will help us to decrease the emission of harmful greenhouse gases in the atmosphere. And also India has ratified the Paris Climate Agreement to 2nd October 2016 जो अभी जो लेटेस्ट कह सकते हैं जो लेटेस्ट क्लाइमेट चेंज के लिए जो एग्रीमेंट जो फोर्स में है that is called Paris Agreement that was signed in 2015 but India ratified in 2 October 2016 और इसमें इंडिया ने डिफरेंट प्रोमिसेस की हैं। इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि we will able to increase the areas of green forest के एरिया को इंक्रीज करेंगे so that कि basically 2.6 to 3 billion tons of carbon dioxide annually हम लोग एक तरह से स्टोर कर सकें by the presence of green plants. Okay, we will able to produce 30% to 40% electricity by a renewable source of energy से हम लोग प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, ठीक है। और हमने 2030 आते आते जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन हुआ है उसका लेवल घटाएंगे। So there are different promises we make and we follow and that we can say are very important steps taken by Indian government to fight against the climate change or to curb the emission of greenhouse gases. ओके तो 4 मार्क के क्वेश्चन है। 4 मार्क क्वेश्चन में आप इजिली इस सारे आंसर को लिख सकते हैं। ओके दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो आ रहा है 4 मार्क्स में है, इट इज अबाउट द इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। स्टडी द गिवन कार्टून एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एक कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है। दे विल आस्क यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स स्कार्सिटी इज इंक्रीजिंग इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सम पार्ट ऑफ वर्ल्ड में कौन सा रिसोर्स स्कार्सिटी इज इंक्रीजिंग। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पूरे वर्ल्ड में इस कार्टून में क्या रिप्रेजेंट किया है। इस कार्टून में रिप्रेजेंट किया है वाटर को, ठीक है। वाटर देखिए जो रियलिटी है, रियलिटी इज अबाउट कि 70% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, ओनली 30%, ओके, और 29% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय अ लैंड, ओके, कॉन्टिनेंट्स हैं। उसके बावजूद भी वाटर का इतना कम दिखाया गया है और पूरे बोतल में दिखाया गया है अबाउट द लैंड सरफेस, ओके, लैंड सरफेस दिखाया है। तो वाटर का जो लेवल है वो क्या है, कम हो रहा है, ठीक है, वाटर स्कार्सिटी हो रही है। तो जो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज पूरे वर्ल्ड में है वो कौन सा है, वाटर लेवल है। ओके, वाटर इज द इम्पोर्टेंट रिसोर्स जो स्कार्सिटी हो रही है। और आने वाले टाइम में क्या होगा, मे बी वाटर क्राइसिस विल बी अ मेजर इशू एट द वर्ल्ड लेवल। तो हम यहाँ पर ऑप्शन डी को कह सकते हैं कि वाटर इज के बारे में बात हो रही है जो कि रिसोर्सेज स्कार्सिटी है। Now, which of the following is shown in image in a larger area? इस पूरे इमेज में जो लार्जर एरिया में शोन किया गया वो क्या है,
ग्रीन ग्रीन कलर है तो इसका मतलब है कॉन्टिनेंट से, और कॉन्टिनेंट मींस लैंड को रिप्रेजेंट किया गया, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लैंड को रिप्रेजेंट किया गया सबसे ज्यादा। सेकेंड क्वेश्चन हम थर्ड, एक कार्टून बेस्ड क्वेश्चन और इमेज बेस्ड क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन आएंगे, सो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। विच द फॉलोइंग इज कवर लार्जर पार्ट ऑफ द अर्थ, लैंड, एरिया, फॉरेस्ट, वाटर। ऑब्वियसली लैंड, ओके, which of the following is cover larger part of the earth? According to the image, land is the most important answer here. Which of the following scarcity of resources was leading conflict 21st centuries? 21st centuries में कौन सा, so maybe that will be a water resources will be a one scarcity of resources जिससे कि maybe problems आ सकते हैं world में. Okay. Now another important question here is explain the importance and role of concept of common but differential responsibility pertaining to environment. Common but differential responsibility क्या पूरा explain करना है आपको. So basically common but differential responsibility क्या है? The developing country of South feel that much of the ecological degradation in the world is the product of industrial development undertaken by the developed country. ठीक है, developing country like India and other country like China, उनका कहना है कि वो समझते हैं क्या कि जो कि इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन पूरे वर्ल्ड लेवल पे हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अंडरटेकन बाय द डेवलप्ड कंट्री. ठीक है, डेवलप्ड कंट्री जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वहां पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल ज्यादा है. सो if they have caused more degradation, they must also take more responsibility for undoing the damage now. Okay, so अगर सबसे ज्यादा डिग्रेडेशन वो लोग किए हैं तो उसको भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस तरह से डैमेज को वो खत्म करे. ठीक है, so moreover the developing country are in the process of industrialization, and they must not be subject to the same restriction which apply to the developed country. So thus the special need to be developing country must be taken into account in the development, application, interpretation and rule of international environmental law. तो इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, डेवलपिंग कंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अबाउट कि वो स्टेप्स लें, सबसे पहले स्टेप्स लें about the precautions क्या होना चाहिए और what are the important steps so that we can protect, okay, we can protect the our earth, okay, and global commons जो atmosphere है उसको protect कर सके. तो उनका responsibility सबसे ज्यादा था और इसी बात को accept किया गया अर्थ समिट में in 1992 में, और जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इसका मतलब ये है कि कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दिस इज हाउ डेवलप्ड कंट्री को सबसे ज्यादा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा फॉर द प्रोटेक्शन के लिए. ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, एंड दे शुड टेक द फर्स्ट स्टेप. सो लेटर पार्ट में भी ये जो कह सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट डेवलपिंग कंट्री वो बाद में उनको मिलेगा. सो ये था कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो कि आपको पूरे एक्सप्लेन करने हैं एग्जाम में. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और इसमें पूछना है who are indigenous people, describe any 4 problem of the indigenous people. पूरे बुक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम लोगों ने कवर किया. who are indigenous people, तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन डिफिनेशन देना है. ओके, दे आर द डिसेंडेंट ऑफ पीपल हु इनहैबिटेड द प्रेजेंट टेरिटरी. कहने का मतलब है कि जैसे कि हम बात करें कि इंडिया, तो इंडिया में इंडिजिनस पॉपुलेशन कौन है, जो ट्राइब्स हैं हमारे कंट्री में, बेसिकली वी कॉल्ड अ शेड्यूल्ड ट्राइब. ओके, शेड्यूल्ड ट्राइब को इंडिजिनस पॉपुलेशन कहते हैं. तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बेसिकली उनका अपना एक लोकेशन होता है, उनका एक लोकेलिटी होता है जहां पर वो बहुत सालों से रह रहे, हजारों साल से रह रहे, लेकिन दे आर कॉल्ड ओरिजिनल हैबिट जो इनहैबिटेड है उनका, और वहां पर बहुत सालों से रह रहे हैं. दे बेसिकली वर्शिप फॉरेस्ट को, एवरीथिंग दे कंसिडर एज वर्शिप करते हैं. तो वो मतलब वहाँ के फॉरेस्ट ट्राइबल्स हो गए, वो इंडिजिनस पीपुल हो गए. ओके, सो बेसिकली वो जगह पे वो काफी सालों से रह रहे हैं, from different cultural ethnic origin arrived there from other part of the world and overcame them. जब वहां पर नए लोग आते हैं, जब नए कल्चर आते हैं, उसके पहले से जो कल्चर वहां पर है उन सारे को हम लोग कहते हैं इंडिजिनस पॉपुलेशन कहते हैं. और ये डेफिनेशन किसने दिया, इस डेफिनेशन ने इंडिजिनस यूनाइटेड नेशन ने दिया. ठीक है. Now what are the threats problem of the indigenous people are? Indigenous people are in the global politics desired for the entry of indigenous people to the global community as equals. Okay, global community में उनको एक इक्वालिटी की बात की जाती है कि उनको भी इक्वल शेयर ऑफ रिसोर्सेज मिलना चाहिए. ठीक है, उनको भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका भी होना चाहिए. Regions Central and South America, Africa, India and South Asia are the region where most of the indigenous people are found, and they are known as tribal in these regions. Okay, the present day island state belonging to Oceania region, which include Australia, New Zealand, were occupied by Polynesians, Melanesians,
माइग्रेशन पीपल फॉर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर। सो बेसिकली इनको क्या कि उनका एक राइट्स मिलना चाहिए कि इक्वालिटी को उनको भी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उनको किसी चीज में। दे आर द रियल मतलब रियल उनको कह सकते हैं रियल बेनिफिशियरी वही लोग हैं। अगर गवर्नमेंट की डेवलपमेंट हो रही है कंट्री की, उस डेवलपमेंट जो फायदा होना चाहिए उसका सारा फायदा को उन्हीं को मिलना चाहिए। दे हैव रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू रिटेन द एक्जिस्टेंस ऑफ इंडियन पीपल एज एंड्यूरिंग कम्युनिटी विद एन आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन। ओके, उनकी आइडेंटिटी को मेंटेन रखना है, ऐसा नहीं कि उनको चेंज करना, उनके कल्चर भी मेंटेन करना है, उनके कल्चर को मेंटेन करना है। उनके क्या हो रहा है कि कल्चर, उनकी लैंग्वेज, डायलेक्ट्स क्या हटते जा रहे हैं, क्योंकि वो पॉपुलेशन नए पॉपुलेशन के साथ मिक्स हो रहे हैं और उनका जो ओरिजिनलिटी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। तो वो चीज को प्रोटेक्शन करने की बहुत जरूरत है। ओके, दिस पीपल यूज द एक्सप्रेशन ऑफ सिंस टाइम्स इमेमोरियल preferred the occupancy of the land from which they originated since times immemorial। इट मीन याद भी नहीं है कब से वो कितने सालों से रह रहे हैं, इसके बारे में कोई नहीं। हम लोग तो कह सकते हैं ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में कब आए, हम कहते 1600 में आए, ठीक है। मुगल्स कब हमारे कंट्री में आए, उनका एक टाइम पीरियड है, उनका एक डेट मेंशन किया हुआ हिस्ट्री में बताया गया कि वो इस समय इस साल आए थे। लेकिन ऐसे पॉपुलेशन, इंडिजिनस पॉपुलेशन जो कि इमोरियल है, मतलब कब से रह रहे हैं, नो बडी नोज कि उनका मतलब कितना सालों से रह रहे हैं। ओके, थर्ड पॉइंट यहाँ पर है, issues related to the right of Indian people have been neglected as people of varied culture from various part of the world overcame them। ओके, सो उनका जो राइट्स है इंडिजिनस पीपल का है वो नेग्लेक्टेड किया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर से आ गए हैं एंड दे आर एक्सप्लॉइटिंग देयर रिसोर्सेज। उनका जो हक है, उनका जो लैंड, वाटर कह सकते हैं, उनके जो फॉरेस्ट राइट्स है वो सारे चीज छीन लिए गए हैं उनको, मतलब उनकी अपने जमीन पे ही उनको हक नहीं दिया गया। तो दे आर वेरी मच नेग्लेक्टेड। दिस पीपल have threat to their survival due to loss of land, which is main source of their livelihood। Okay, loss of land because of urbanization, industries का setup होना शुरू हुआ, agriculture expansion हुआ, ये सब की वजह से क्या हुआ कि they all are declining and so their population is also declining। So despite institutional measures, they have not got much benefits, okay, of the development. In fact, they have paid huge cost of development because they are forced to be displaced from their motherland owing to developmental projects। Okay, so basically these are the important points you should write about what are the threats basically faced by the indigenous population। So you can write, despite institutional measure, they have not got much benefit of development, they have paid huge cost of development because they are forced to be displaced from their motherland owing to their developmental projects। So basically question we discussed about 1 mark question, 2 marks question, 4 mark question and 6 mark question। Now you do understand the chapter. Once again you go through the chapter and read it, all the important topics we discussed here and the type of question they will ask in the exam। as you know, this is a chapter included globalizations, और ये दोनों चैप्टर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कह सकते हैं 5 मार्क्स 6 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, या 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 या 5 मार्क्स क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा है एंड आई होप यू विल एबल टू cover all the important part of this chapter। Okay, so we'll meet you in the next class where we will start to discuss globalization topic। Okay, thank you, goodbye, take care।